गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। AJIS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन्हीं को हमने आज सॉल्व करने का डिसाइड किया है कि पहले प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है वो आपको कंप्लीट कराए जाएं। तो जिस भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को हम पूरा कवर यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जिनसे कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। उनमें से पहला टॉपिक है हमारा एसिटिलीन के यूजेस वहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। एसिटिलीन के 2018 के पेपर में एसिटिलीन के यूजेस पूछे गए हैं, एसिटिलीन के उपयोग वहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम एसिटिलीन के यूजेस के साथ साथ उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यहाँ पर पढ़ेंगे और थोड़ी सी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि उसका नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है, वो किस तरह का कंपाउंड है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है। और एसिटिलीन जो है हमारी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हम इसको समझ सके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन्स में दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, ठीक। अब हमारा एसिटिलीन जो है ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एसिटिलीन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है और दोनों कार्बन्स के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले हमें यह भी समझना होगा कि ये फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारा जो एसिटिलीन है वो इन दोनों में से कौन से कार्बन के अंदर आता है। ये आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर आता है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन, और ये संतृप्त में जो है वो एल्केन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के टोटल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से एल्कीन और एल्काइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि सैचुरेटेड किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन कहाँ पर मिलता है? एसिटिलीन इस वाले के अंदर होता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर एसिटिलीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और किस कैटेगरी का है? एल्काइंस के अंदर आता है ये, ठीक है। मतलब कि एल्कीन अलग है, एल्काइन अलग है। अब देखो कि ये होता क्या है। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया आपको कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक। अब कार्बन की जो वैलेंसीज होती है वो 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। मतलब कार्बन चारों तरफ से एक एक एटम के थ्रू अटैच हो सकता है। जैसे अगर मान लो ये कार्बन है, ये 4 एटम्स को अपने साथ अटैच कर सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है संयोजकता। तो अगर मैंने यहाँ पर चारों हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, तब कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें हमने CH3 देख लीजिए, जैसे CH3 कर दिया और एक और यहाँ पर CH3 कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन, सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, और जब कार्बन की चारों वैलेंसीज, ठीक है, चारों वैलेंसी जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक आपका कंपाउंड जो है फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो आपका जो एसिटिलीन है वो किसके अंदर आ रहा है? एल्काइन। अब इनको भी समझ लो कि एल्केन्स जो होते हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
ठीक है। मान लो कि जैसे यहाँ पर हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा इस तरह से, ये ब्रेक कर दिया मैंने, दैट मीन्स कि इस कार्बन की और इस कार्बन की, दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता, एक एक वैलेंसी जो है वो क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है। मतलब कि अब यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन और अटैच कर सकते हैं और एक हाइड्रोजन और अटैच कर सकते हैं। मतलब कि एक बॉन्ड को तोड़ने से, ब्रेक करने से, इधर भी मैंने एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया एक्स्ट्रा और इधर भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, फाइन। फिर अगर इस डबल बॉन्ड को भी मैं ब्रेक कर दूं और सिंगल बॉन्ड बना दूं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो एक एक और हाइड्रोजन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो मतलब कि अब ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH3। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यही होता है कि उसके बंधों को तोड़ करके उसमें और एटम्स को और परमाणु को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे एसिटिलीन है, इसके बंध को हमने तोड़ा और इसमें हाइड्रोजन जोड़ते गए, ठीक। बट जब ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन चुका है, मतलब कि अब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, अब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ब्रेक होगा तो पूरा कंपाउंड फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फाइन। तो इसीलिए इसे अब कहा गया कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब सैचुरेटेड है। अब इसकी जो वैलेंसीज है वो सारी फुलफिल हो चुकी है, मतलब वैलेंसी तो पहले भी फुलफिल थी, बट अब यहाँ पर इस कंडीशन में जो है अब इसमें और कोई भी एटम आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये कैसा हो गया, अब संतृप्त हो गया। और असंतृप्त का मतलब, असंतृप्त का मतलब जैसे हमारा एसिटिलीन, ये जो एसिटिलीन है इसके बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब कि उसमें और ज्यादा हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। संतृप्त मतलब जिसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, और असंतृप्त मतलब जिसमें और एटम्स को ऐड किया जा सकता है, फाइन। ये पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि हमारा जो एसिटिलीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइंस के अंदर आता है, ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या होते हैं। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्केन किसे कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को, और इनका जो सफिक्स होता है वो होता है एन, जैसे मैं लिखूं एल्केन, है ना, तो ये लास्ट में जो आ रहा है ANEN, ये इसका सफिक्स रहेगा। मतलब जो ऐसा वर्ड है जो इसके पीछे इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी यौगिक बनेंगे, उन सब में एन लास्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बनता है, 2 कार्बन है इसके पास, मतलब 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है। ये गिनती आपको आनी चाहिए, मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो, जब कार्बन सिंगल हो तो उसे मिथ बोला जाता है, अगर कार्बन 2 हो तो उसे इथ बोला जाता है, ठीक है। 3 कार्बन हो तो उसे प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन हो तो उसे ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन हो तो उसे पेंट बोला जाता है, फाइन। इस तरह से ये बहुत सारी लंबी जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 10 20 तक की गिनती होती है, वैसे इसमें भी बहुत सारी होती है। अभी हमारे समझने के लिए केवल आप इतना समझ लीजिए 5 तक की गिनती, कि अगर किसी यौगिक में सिंगल कार्बन है तो उसे हम मेथ बोलेंगे, मतलब उसका नाम कैसे शुरू होगा, मेथ, और लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक। अगर उसमें 2 कार्बन है, जैसे कि ये हमारे पास है, देखो इसमें 2 कार्बन है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इथ, ठीक है। और चूंकि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इथेन। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इथेन। बात समझ में आ रही है कि इथ को जो है क्या बना दिया हमने, इथेन बना दिया। कैसे बन गया, एन कहां से आया, एल्केन से, और इथ मतलब 2 कार्बन, इसीलिए ये क्या हो गया, इथेन। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरऑल वर्ल्ड में सारे कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है, जिनका नामकरण किया जाता है, उसको ऑपरेट करती है या उसके लिए रूल्स बनाती है। कि IUPAC ने इस तरह से रूल्स बनाए हैं, इसलिए हमने कंपाउंड की जो नेमिंग होती है, जो कंपाउंड का नामकरण होता है, वो हमें उसी तरह से करना होता है, ठीक।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, हालांकि हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जितना हमारा कामकाज केवल उतना ही पढ़ेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब जिसमें कि अब कोई भी आप परमाणु या एटम को ऐड नहीं कर सकते हो। असंतृप्त मतलब जिसमें आप और कुछ ऐड अभी हो सकता है, ठीक। इसमें दो तरह के हैं, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले, ये देखो, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक। तो डबल बॉन्ड को भी तोड़ा जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ा जा सकता है, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड है। फाइन। फिर अगर इनकी नेमिंग की बात करें, अब हमारे एसिटिलीन की हम वापस बात करते हैं। देखो एल्केन का तो मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको बताया था, अभी हमें बात सिर्फ किसकी करनी है, एसिटिलीन की करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया हमने। अब देखो जरा कि जो हमारी एसिटिलीन है ये इसका IUPAC नेम नहीं है, ठीक है। एसिटिलीन जो इसका नेम है ये कौन सा नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, मतलब जो ज़्यादा प्रचलित है। जैसे होता है ना हमारा निक नेम होता है घर पे कुछ और स्कूल में कुछ और नेम होता है कुछ कुछ लोगों के, तो वैसे ही एसिटिलीन का जो स्कूल का नेम है, मतलब जो IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नेम है वो कुछ और है, वो अभी हम देखने वाले हैं। बट इसका जो कॉमन नेम है, जो ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा चलता है, ज़्यादातर लोग उसे उसी नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, एसिटिलीन होता है, ठीक। तो फिर इसका IUPAC नेम क्या होता है, तो देखो जरा IUPAC नेम देख लेते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग है ये इस तरह की होती है इसमें, वैसे तो देखो कार्बन एक दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन, ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक। बट IUPAC ने ये क्लियर कर दिया है कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के मध्य में ही त्रिबंध यहाँ पर उपस्थित है, ठीक। इसके अलावा इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इसका IUPAC नेम क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो जाएगा कि दो कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथ, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये, मतलब कि ये एल्काइन है, मतलब इसका सफिक्स क्या होगा, YEN, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथाइन। बात समझ में आ रही है कि IUPAC नेम हमने इसका कैसे रखा, दो कार्बन कंपाउंड है इसलिए इथ, और चूंकि ये एल्काइन में आता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइन। फाइन, चलो, तो ये तो इससे रिलेटेड हमने कुछ सिंपल सी और कॉमन बातें आपके साथ शेयर की। अब आगे देखो कि इसको बनाते कैसे हैं। भाई एसिटिलीन को कई तरह से बनाया जाता है, एसिटिलीन जो है हमारी या इथाइन जो है उसको कई तरह से बनाया जाता है। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, जो कि पूछी जाती है, प्रयोगशाला विधि यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, देखिए जरा, प्रयोगशाला विधि में कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जल की क्रिया के द्वारा, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर की रिएक्शन के थ्रू हम एसिटिलीन को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कैसे बनता है, इधर देखो जरा कि ये मैंने लिया कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और ज़्यादातर ये जो एसिटिलीन गैस है ये वेल्डिंग के कामों में यूज़ होती है, ठीक है, जो यूजेस में हम आगे पढ़ेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, पानी के अंदर आपको कैल्शियम कार्बाइड डालना है तो क्या बनेगा, तो देखो जरा कि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक। तो ये बना लिया CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। फाइन, और ये जो C2 है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, H2 के साथ, मतलब कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखो दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, मतलब C2H2। क्लियर है इतनी बात सबको, ठीक है। तो मतलब प्रयोगशाला में एसिटिलीन को इस तरह से बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया के द्वारा एसिटिलीन को बनाया जाता है। फाइन, अब कैसे बनाया जाता है जरा देखो, उसका जो एपरेटस है, ठीक है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके का, इधर देख लिए जरा कि आपने एक कोनिकल फ्लास्क जैसा शेप है इस बॉटल का,
एक बॉटल ली, उस बॉटल के अंदर सबसे पहले नीचे जो है हमने रेत बिछाई, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें हीट जनरेट होती है, तो बॉटल कहीं फूट ना जाए, ठीक है। ग्लास की बॉटल है तो हो सकता है वो चटक सकती है या टूट सकती है, तो इसलिए हमने पहले उसमें जो आपकी सैंड है, रेत है, उसको बिछा दिया। देन उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर हमने कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाल दिए, रेत बिछाकर बॉटल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाल दिए। देन फिर ऊपर से इसको हमने कॉर्क से फिक्स कर दिया, सील कर दिया। उस कॉर्क में आपने एक थिसिल फनल लगाया, एक फनल लगाया जिसके थ्रू हम वाटर इसके अंदर डालेंगे, और दूसरा जो उस कॉर्क में होल है वो क्या काम करेगा, वो इस ट्यूब, जो भी गैस यहाँ पर बनेगी वो इस ट्यूब के थ्रू अगले कंटेनर में जाने वाली है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया पहली बॉटल का। आपने रेत बिछाई, उसमें कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले, ऊपर से फनल लगा दिया। अब फनल से धीरे धीरे पानी नीचे इस कार्बाइड के टुकड़ों पर गिर रहा है, ठीक है। और कार्बाइड के टुकड़ों पर गिर रहा है तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, मतलब एसिटिलीन फॉर्म हो रही है, ठीक है। और ये जो एसिटिलीन गैस है इसमें यहाँ पर अमोनिया और फॉस्फीन, ठीक है, इन दोनों की अशुद्धियां होती है, मतलब कि प्योर एसिटिलीन यहाँ पर नहीं बनती है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है जो कि अमोनिया की अशुद्धि है, ठीक। तो अब उस अशुद्धि को भी हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया अलग गैस है और एसिटिलीन अलग गैस है। भाई एसिटिलीन का यूज़ जहाँ हमें करना है वहाँ अमोनिया का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एसिटिलीन जो है वो तो बर्निंग में यूज़ होती है, और अमोनिया जो है वो कैसे यूज़ होती है, वो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती है, मतलब ठंडा करने में यूज़ होती है चीज़ों को। तो इसलिए अमोनिया को वहाँ से अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस वाले कंटेनर में भर के रखा हुआ है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है एसिटिलीन के अलावा जो भी गैसेस है वहां पर, उनको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉपर सल्फेट ने एब्जॉर्ब कर लिया हमारी इंप्योरिटीज को, और जो प्योर एसिटिलीन है वो फिर अगेन इस ट्यूब से होती हुई आपके यहाँ इस कंटेनर में जमा हो जाती है, जो कि हमने इस तरह से इसको अरेंज कर रखा है। इसमें ऊपर की तरफ जो है आपकी गैस है, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली हमें प्योर एसिटिलीन मिल गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है जिससे कि एसिटिलीन बनाई जाती है। एसिटिलीन को आपको कैल्शियम कार्बाइड जिसके ऊपर पानी गिराना है केवल, और उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का यूज़ हमने किया है। ये कॉपर सल्फेट उस इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और देन फाइनली हमें एसिटिलीन गैस जो है मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात है। तो एसिटिलीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। एसिटिलीन का जो नेमिंग है, ठीक है, एसिटिलीन का IUPAC नेम जो कौन सा है, इथाइन, वो भी आपको बता दिया। देन उसकी रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं एसिटिलीन का यूज़ क्या है। एसिटिलीन का यूज़ क्या है, एसिटिलीन का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो वेल्डिंग के वर्क में होता है, ठीक है। वेल्डिंग समझते हैं हम, मेटल्स को मेल्ट करके और आपस में अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको वेल्डिंग बोला जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन कैसे यूज़ होती है कि जो वेल्डिंग टॉर्च होती है जिससे वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, उसमें हमने देखा होगा ना कि इस तरह की टॉर्च होती है और उसमें से फ्लेम निकलती रहती है, ठीक है, ये टॉर्च है। तो ये जो फ्लेम यहाँ पर बनती है उसकी, ठीक है, ये जो फ्लेम है किसकी बनती है, ये गैस अंदर से जो आ रही है वो एसिटिलीन होती है हमारी, और जैसे ही उसमें आग लगाते हैं, वो लाइटर से उसको जलाते हैं, तो वो फ्लेम आपको दिखने लगती है, और फिर उसी फ्लेम से मेटल को मेल्ट करके, पिघला करके धातुओं को और आपस में जोड़ दिया जाता है। तो एसिटिलीन का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो वेल्डिंग के कामों में होता है, ठीक है। और वो करते क्या है, केवल एक मेटल का सिलेंडर होता है इस तरीके का, उन लोगों के पास मेटल सिलेंडर होता है इस तरीके का, उसमें वो पानी भर के रखते हैं, ठीक। जैसे ही उनको वेल्डिंग जब करना होती है तो वेल्डिंग में वो उसका ढक्कन खोलकर उसमें कार्बाइड के टुकड़े डाल करके और उसको वापस सील कर देते हैं, और बस, और फिर उनकी वेल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है और जनरली कई जगहों पर यूज़ होता है, और वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ एसिटिलीन का होता है। फिर दूसरा यूज़ जो होता है एसिटिलीन का, ये भी बहुत ही कॉमन यूज़ है, वो होता है जो फ्रूट्स होते हैं, आपके फल होते हैं, उनको पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब कि हमें पता है कि आज की जो डेट है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, वो डायरेक्ट जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे पककर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको कच्चा ही तोड़ लिया जाता है।
क्योंकि कई दूर दूर की जगहों से आते हैं हमारे पास। ऐसा तो है ही नहीं कि हर फ्रूट हमारे शहर में हमारे आसपास ही उग रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो तो कहीं और से, कहीं महाराष्ट्र से आ रहा है, तो कहीं और कहीं आपके राजस्थान से आ रहा है या कश्मीर से आ रहा है, इस कई स्टेट से होकर हमारे पास वो आता है। तो दैट मीन्स कि अगर उसको पका हुआ तोड़ा जाएगा तो वो हमारे पास आते आते खराब हो जाएगा, तो उन फलों को वहाँ से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, ठीक। और फिर क्या किया जाता है कि एक किसी भी रूम के अंदर, जैसे ये रूम है आपका, ठीक है, इसके अंदर पूरे फलों को इस तरह से रख दिया जाता है और उनमें फिर कार्बाइड, यही कैल्शियम कार्बाइड जो है, इसे कार्बाइड भी बोला जाता है, इन कार्बाइड के टुकड़ों को बीच बीच में इस तरह से उन फलों के बीच बीच में रख दिया जाता है, ठीक, और रूम को पूरा सील कर दिया जाता है। तो अब होगा क्या उससे, ठीक है, होगा क्या कि कार्बाइड जो है भाई, जो फ्रूट्स हैं उनमें जो मॉइस्चर है, ठीक है, उस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाएगा और जो एसिटिलीन गैस है उसकी वजह से फिर फ्रूट्स जो है वो इजीली, आसानी से पक जाते हैं, ठीक है, बट ये हार्मफुल भी होती है और इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी फिक्स है कि एसिटिलीन जो है वो 0.1 से 1 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में, अगर 1 मिलियन एयर है तो उसमें 1 पार्टिकल होना चाहिए एसिटिलीन का, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख अगर एयर के पार्टिकल है तो उसमें 1 पार्टिकल होना चाहिए किसका, एसिटिलीन का, पार्ट्स पर मिलियन का यही मतलब होता है, ठीक। तो उसका कंसंट्रेशन भी उन्होंने दे दिया कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है एसिटिलीन का, और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो पॉइजनस हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे और उनको खाने से फिर हम पर भी उसका बैड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो फलों को पकाने में दूसरा यूज़ किया जाता है। जो मेन क्वेश्चन था हमारा वो यही था कि एसिटिलीन का यूज़ क्या है, तो एसिटिलीन का यूज़ सबसे पहला वेल्डिंग के कामों में किया जाता है, दूसरा फलों को पकाने में किया जाता है, और तीसरा जो यूज़ है उसका कि शिप्स जो होते हैं, जहाज जो समुद्र में चलते हैं, उनके लिए लाइट हाउस या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सिग्नल्स के लिए किया जाता है। सिग्नल्स के लिए कैसे किया जाता है कि देखिए, मान लीजिए कोई शिप है, समंदर में चल रहा है, ठीक, अब अगर बीच में, जैसे हमने सुना था ना कि टाइटैनिक जो था एक चट्टान से टकरा कर डूब गया था, तो उन चट्टानों को ये बताने के लिए जहाज़ों को कि यहाँ पर चट्टान है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि एक बॉक्स के अंदर कैल्शियम कार्बाइड होता है और उसको एसिटिलीन गैस जब बनेगी तो जलाने के लिए उसमें जो है एक तरह का विस्फोटक, जिसको हम बारूद वगैरह बोल सकते हैं, वो भी उसके अंदर होता है, जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो कार्बाइड और उस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को, या उसमें सोडियम भी हो सकता है जो पानी के कांटेक्ट में आकर आग पकड़ लेता है, उस बॉक्स को नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पर चट्टान होगी तो वो बॉक्स उससे टकरा कर टूट जाएगा, ठीक है, और टूटने के बाद पानी है समुद्र में तो पूरा, तो पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाएगा एसिटिलीन, और जो सोडियम है वो उस पानी के साथ कांटेक्ट करके आग वहाँ पर फ्लेम बना देगा और एसिटिलीन आग पकड़ लेगी। इस तरह से वहाँ पर क्या होता है कि दूर से ही उनको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर एरियाज में जो है वो चट्टाने हैं, इसलिए वो शिप को दूसरी डायरेक्शन से लेकर सेफली वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मान लो ये आपकी बोट है या शिप है, जो भी है, ये शिप चल रहा है, अब यहाँ पर कोई एक चट्टान है, तो अगर भाई इतना तो उनको पता ही होता है कि इस एरिया में चट्टानें होती हैं, बट पर्टिकुलर उस जगह पर है, ठीक है, ये नहीं पता होता है, तो फिर क्या किया जाता है कि ये थोड़ा सा ओल्ड आइडिया था, मतलब पुराने समय में ऐसा होता था, अब तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सोनार वगैरह आ गए हैं, जीपीएस आ गया है, तो इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बट ये पुराने समय में यूज़ होता था। तो क्या करते थे फिर वो लोग कि यहाँ से एक बॉक्स को, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है और सोडियम या फिर उसके जैसा कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि आग लगा सकता है वाटर के कांटेक्ट में आने पर, उसको फेंका जाता है। तो अगर यहाँ पर चट्टान है तो वो उस चट्टान से टकरा करके टूट जाएगा, तो मतलब कैल्शियम कार्बाइड जो है वाटर से रिएक्ट करके एसिटिलीन बना लेगा, फाइन, और जो सोडियम है वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो फ्लेम वहाँ पर आग लग जाएगी और एसिटिलीन आग पकड़ लेगी। इस तरह से वहाँ रोशनी होने लगती है, तो जहाज को पता चल जाता है कि यहाँ पर चट्टान है और इसलिए वो दूसरा रूट वहाँ से ले लेता है, ठीक। तो जहाज़ों के संकेतक के रूप में या उनको गाइड करने के लिए भी एसिटिलीन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, फाइन। तो एसिटिलीन की नेमिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
और यूजेस, ये सारा हमने देख लिया। फाइन, तो ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको साफ कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन था एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन, अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब जनरली सबको पता तो है कि एसिड रेन क्या होती है, बट थोड़ी सी रिएक्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है या रिएक्शन याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आज के टाइम पर क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, और अभी हम किस पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन है, और एयर पॉल्यूशन किन किन की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, नाइट्रोजन जो भी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इन सभी की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, मतलब पॉल्यूटेड हो चुका है। तो अब उससे होता क्या है। ठीक है, दूसरी सारी प्रॉब्लम तो हमें पता ही है कि भाई उससे सांस लेने में दिक्कत है, बीमारियां हो रही हैं। अब ये जो पॉल्यूशन है, इसकी वजह से एसिड रेन को ये कॉज करता है, एसिड रेन बनाता है, मतलब जो ऊपर से बारिश होती है, पानी गिरता है, उसमें एसिड गिरता है। ठीक है, और वो एसिड फिर क्या करेगा, हार्म करेगा, क्योंकि एसिड तो होता ही है हार्म करने के लिए, तो एसिड वहां पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है या वो हार्म करता है। कैसे बनता है एसिड, देखो जरा कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कौन कौन सी गैस है, SO2 है, हमारे पास NO है, NO2 है, ठीक, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी गैसें वातावरण में है पहले से। ठीक है, अब होता क्या है कि जब पॉल्यूशन नहीं था तब भी ये गैसें होती थी, बट उनका अमाउंट बहुत कम होता था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब जैसे हम बोलते हैं ना कि पुराने समय में, आज से 25-30 साल पहले का जो टाइम था, जब गाड़ियां वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो उस समय भी ये होता था। ठीक है, बट ये इतना कम अमाउंट में था कि ये हार्म हमको नहीं पहुंचाता था। बट आज के टाइम पर क्या हो गया है, गैसेस सारी वही हैं, बट इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भाई लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, हज़ारों टन SO2 वहाँ पर रिलीज हो रही है अलग, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है, और भी दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं जिनसे धुआं निकलता है, उन सभी में ये गैसेस होती हैं। तो ये गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में जब जाती है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है प्रेजेंट। ठीक है, जो इवापोरेशन होता है, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, तो वही जो पानी की भाप है, जो पानी की वेपर है, वो एटमॉस्फेयर में हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसी वेपर के साथ ये गैसेस रिएक्शन करके अलग अलग तरह से, ठीक है, अलग अलग तरह से रिएक्शन करके कई सारे एसिड बनाती है। यहाँ पर देखिए H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर HNO3 मतलब कि आपका नाइट्रिक एसिड भी बन रहा है, यहाँ पर H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बन रहा है। तो ये कई तरह के एसिड यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में है, वाटर भी एटमॉस्फेयर में है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, मतलब उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो रिएक्शन करेंगे आपस में। तो रिएक्शन करके उन्होंने क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बन गया यहाँ पर। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जब बारिश होती है तो उसी के साथ ये नीचे आ जाता है, पानी में मिलकर, पानी में घुलकर। ठीक है, और जब ये हमारे ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर जब ये एसिड वाली बारिश होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा उनको हार्म होता है। ठीक है, तो वो हम क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। पहले समझे कि ये कैसे हो रहा है। तो पहला एसिड बना लिया हमने कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो बारिश के पानी में घुलकर नीचे आ जाता है। ठीक, फिर आप देखोगे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अब एटमॉस्फेयर में ओजोन भी होती है। ठीक है, ओजोन लेयर वाली जो ओजोन लेयर जिस गैस से बनती है वो गैस भी है, तो उसके साथ रिएक्ट करके जो है NO2 बनाती है। फिर NO2 अगेन रिएक्शन करके NO3 बनाती है। फिर NO3 NO2 से रिएक्शन मतलब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये पेंटाऑक्साइड फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करता है। ठीक है,
मतलब क्या हो रहा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ऑक्सीजन या ओजोन की प्रेजेंस में, ठीक। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाया, ठीक। और फिर ये पेंटाऑक्साइड ने वाटर वेपर जैसा SO2 रिएक्ट कर रहा था वैसे ही वाटर वेपर से रिएक्ट किया तो फाइनली क्या बना लिया, नाइट्रिक एसिड, जो कि एक अगेन बहुत ही हार्मफुल एसिड है, बहुत ही जो है खतरनाक एसिड है, ठीक है। इसलिए नाइट्रिक एसिड, फिर ये नाइट्रिक एसिड भी बारिश के पानी में घुल करके नीचे आ जाता है और वही सब नुकसान करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को डैमेज करता है, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है, ठीक है, प्लांट्स को भी डैमेज करता है क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो इस तरह से हो गया। फिर अगेन देखो एक और गैस है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाती है और ये भी अम्ल जो है बारिश के पानी में घुलकर नीचे आ जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब ये अम्ल बारिश के साथ नीचे तो आ गए, ठीक है। अब इनसे नुकसान क्या हो रहा है वो देखो जरा, कि नुकसान सबसे बड़ा नुकसान जो है बिल्डिंग्स को होता है, क्योंकि आजकल प्लांट्स तो है ही नहीं जिनके ऊपर ये भाई, ये ऐसी जगह पर बारिश होती है एसिड रेन जहां पर सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो एरियाज है वो तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर कैसा होता है वहाँ का, साफ होता है और वहाँ पर एसिड रेन नहीं होती। फॉरेस्ट एरियाज में एसिड रेन बहुत ही अगर होती भी है तो उसमें एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी साफ होता है, क्लियर होता है, ठीक। अब एसिड रेन कहाँ पर हो रही, शहरों में हो रही, बड़े बड़े जहाँ पर कई तरह की बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग किससे बनी होती है, बिल्डिंग बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, वो वाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट बनाता है, या वाइट कलर बिल्डिंग्स का जो भी कलर्स होता है, जैसे ताजमहल का वाइट कलर है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, डैमेज हो रहा है, क्योंकि जिस कैल्शियम के कंपाउंड से वो बना हुआ है उस कंपाउंड ने एसिड से रिएक्शन करके और अपना कलर चेंज कर लिया है, ठीक। चलो कलर चेंज हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ ही में ये क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर को वीक कर रहा है, क्योंकि जो सीमेंटिंग मटेरियल है हमारा कैल्शियम वाला वो अम्ल से अभिक्रिया करके और जो है कुछ और ही कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, और वो कंपाउंड बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, इसलिए बिल्डिंग जो है वो कैसी हो रही है, वीक हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो ताजमहल पर देखा गया है, अम्लीय वर्षा का, जहां पर अम्ल की वर्षा से ताजमहल का सफ़ेद रंग पीले रंग में परिवर्तित होने लगा है, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि अम्लीय वर्षा का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव क्या होता है, तो वहाँ पर आप ताजमहल का उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, पूरी दुनिया में लोग उसे जानते हैं। तो वाइट मार्बल से बनी हुई है, सफ़ेद रंग है उसका, बट अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो वीक हो रहा है। तो एक नुकसान तो ये हो गया बिल्डिंग्स पर। फिर अम्लीय वर्षा जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है अगर वो उसके कांटेक्ट में आएंगे तो, ठीक है, बट हम लोग तो अब सभी ऑफिस में या घरों में ही होते हैं ज़्यादातर जब बारिश होती है, तो वो इसलिए वो हमें इतना डैमेज नहीं कर पाती है। बट अगर वो हमारी स्किन पर गिरे, एसिड वाला पानी अगर हमारी स्किन पर गिरेगा तो वो क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग सेल्स है हमारी उनको डैमेज करेगा, जला देगा, जिससे भी हमें पेन और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक। फिर प्लांट्स के लिए भी सेम यही चीज़ है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर भी अम्लीय वर्षा जो है, एसिड रेन जो है उसी तरह का इफेक्ट दिखाएगी जो वो हम पर दिखाती है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमारे कवर हो गए। एक तो हो गया आपका एसिटिलीन की प्रयोगशाला विधि और उसके उपयोग और उसकी नेमिंग, दूसरा हो गया अम्लीय वर्षा वाला हमारा टॉपिक, ठीक। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण पूछा जाता है कई बार, तो अम्लीय वर्षा जो है मुख्य रूप से जो है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, अम्लीय वर्षा में कार्बोनिक अम्ल जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा वातावरण में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रदूषक तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है हमारे वातावरण के अंदर, ठीक है, इसीलिए कार्बोनिक अम्ल भी सबसे ज़्यादा बनता है और वही बारिश के पानी के साथ फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर था, ठीक है, कि नाभिकीय संयंत्र क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे काम करता है और उसका उपयोग क्या है, तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए कि नाभिकीय रिएक्टर या
न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, इसके बारे में हम देखते हैं। चलो, तो नाभिकीय रिएक्टर में आपको पहले ये समझना होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, नाभिक। ठीक है, अब नाभिक किसके नाभिक की बात कर रहे हैं, हम एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। ये स्ट्रक्चर हम सबको पता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर इसको नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर में होने वाली रिएक्शन की वजह से ये एनर्जी बनाता है। अब वो रिएक्शन क्या होती है वो हम देखते हैं। चलो, कि देखिए हमारे नेचर में, ठीक है, प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं, अपने अंदर से अलग अलग तरह के हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो कि अपने अंदर से लगातार हानिकारक किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसे बोला जाता है रेडिएशन है। कौन कौन से रेडिएशन निकलते हैं इसके अंदर, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 तरह के रेडिएशन निकलते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व इसे बोला जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से, ठीक है, रेडिएशन इमिट होता है, मतलब जो है विकिरण उत्पन्न होता है या निकलता रहता है। अब विकिरण में क्या क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह की जो रेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली रेज होती हैं। फाइन, नुकसान पहुंचाने वाली रेस होती है। अब क्या होता है देखो जरा इसमें कि अब न्यूक्लियर रिएक्टर हमने कैसे बनाया। तो ये जो यूरेनियम है जिसके अंदर से रेडिएशन निकल रहा है, ठीक, इसका जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब कि अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है, देखो अस्थायी नाभिक किसे कहते हैं, पहले उसे भी मैं समझा देता हूँ जल्दी से, कि कोई भी जो नाभिक है उसमें 2 चीज़ होती है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फाइन, तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर सेम है या फिर उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है भाई, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अगर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उन संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है तो वो जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो कैसा माना जाएगा, स्थायी माना जाएगा। अगर उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो देखो जरा क्या होता है यहाँ पर देखिए आप कि यूरेनियम में, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, मतलब कि इसका नाभिक भी कैसा है, अस्थायी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो जरा कि मैंने यहाँ पर लिखा यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका जो वेट है वो हम 235, ठीक, ये होता है। मतलब कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 235 माइनस 92। ठीक है, तो जरा कितने हुए देखो जरा कि ये हो गया 3 और ये हो गया 4, मतलब 43 का डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बीच में। मतलब कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, ये बहुत ज़्यादा अस्थायी है और इसीलिए ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। अब इस रेडिएशन का यूज़ हम कैसे करते हैं या इस यूरेनियम से हम ऊर्जा कैसे बनाते हैं वो देखो जरा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, चेन रिएक्शन मतलब श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है ये श्रृंखला अभिक्रिया, देखो जरा कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको एक दूसरे न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है, स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है न्यूक्लियस को। यूरेनियम के नाभिक को मंद गति के न्यूट्रॉनों द्वारा जो है उस पर प्रहार किया जाता है या उसको हिट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है ये अपने साथ इसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनको लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ न्यूट्रॉन्स को, सारों को नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर इस एक न्यूट्रॉन से यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये एक न्यूट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और अब अगेन कितने न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा, 3 न्यूट्रॉन को। अब यूरेनियम का मान लो हमने इतना बड़ा पीस लिया,
है ना, तो उसमें करोड़ों अरबों एटम होंगे, ठीक है। और उन एटम्स के अंदर ये शायद टाइमिंग हो गया, इसको रीजॉइन करना पड़ेगा, वो खोलो। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि यूरेनियम जो है हमारा, उसको स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है। अब ये न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, ठीक है, तो उसके अंदर से ये न्यूट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमारे पास यूरेनियम का इतना बड़ा पीस है, ठीक है। अब इसमें यूरेनियम के करोड़ों अरबों एटम्स होंगे और उसी में न्यूक्लियस भी होंगे। तो एक न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन टकराया तो उस न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 अगले फिर 3 न्यूक्लियस से टकराएंगे और सबसे 3-3 न्यूट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर न्यूट्रॉन एक एटम के एक न्यूक्लियस से टकराया और उसमें से उसने 3 न्यूट्रॉन को जो है बाहर निकाला, ठीक है। अब 3 न्यूट्रॉन अगले एटम के अगले 3 एटम के न्यूक्लियस से टकराएंगे और 3-3 न्यूट्रॉन फिर से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो चेन रिएक्शन शुरू होती है, हमने केवल क्या किया, एक न्यूट्रॉन से उसको हिट कर दिया, एक बार रिएक्शन शुरू कर दी। उसके बाद जब तक उस यूरेनियम के टुकड़े में पीस के अंदर एटम है यूरेनियम का, तब तक वो रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो 15-15, 20 या 25 सालों तक लगातार काम करते रहते हैं, क्योंकि जब तक उनका फ्यूल ख़त्म नहीं होगा तब तक वो जो है उनके अंदर होने वाली रिएक्शन जो है नहीं रुकेगी। और इस रिएक्शन से होता क्या है, देखो ये चेन रिएक्शन जो शुरू हुई है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी के थ्रू पानी को गर्म करके वेपर बनाई जाती है और उस वेपर से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से आपको बिजली मिलती है या आपको पावर मिलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह का होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पहले इस तरह का कंक्रीट का एक बहुत बड़ा रूम होता है जो कि बहुत मोटे कंक्रीट से बना होता है, ठीक है। मतलब सीमेंटेड होता है पूरा, काफ़ी मोटा होता है वो, 8-10 मीटर मोटा हो सकता है, कहीं कहीं पर 12 मीटर मोटा भी होता है। 12 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत मोटा होता है। मतलब कि इतना मजबूत और इतना थिक उसको क्यों बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस एनर्जी को वो पहले तो सहन कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़, जो रेडिएशन है अंदर का वो बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर रेडिएशन बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या एक तरह का एटम बम है, ठीक है। उस एटम बम को हम कंट्रोल किए हुए हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, वही रिएक्शन हो रही है जो एटम बम में होती है। एटम बम बाहर होता है इसलिए वो डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ, बट उस रिएक्टर के अंदर होने वाली रिएक्शन को हम कंट्रोल किए हुए हैं, हम उसको नियंत्रित करके चला रहे हैं। इसीलिए उस ऊर्जा का उपयोग हम पावर बनाने के लिए या बिजली बनाने के लिए कर पा रहे हैं। तो कैसे करते हैं कि इस कंक्रीट का जो भी आपका यहाँ पर कमरा होता है, रूम होता है, उसके अंदर हमारा फ्यूल है यूरेनियम। यूरेनियम की इस तरह से रॉड्स लगी होती हैं, यहाँ से हम न्यूट्रॉन को उस पर हिट करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम पर जैसे ही टकराएगा तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी और चेन रिएक्शन जब शुरू होगी तो ये जो पूरा रूम है ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा अंदर से, ठीक है। अब जब ये रूम गर्म होने लगता है तो इस रूम की जो दीवारें होती है उनके बीच में गैप होता है, उस गैप में पानी भरा होता है या फिर पाइप्स लगाकर भी पानी को वहाँ पर गर्म किया जा सकता है। तो इस रूम से जो दीवारें, मतलब इस रूम की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनमें गैप्स होता है जिनके अंदर अंडरग्राउंड मतलब पानी बहता रहता है। और ये जो पानी होता है ये इस रिएक्टर में जो गर्मी हो रही है, उत्पन्न हो रही है गर्मी या ऊर्जा, उस ऊर्जा के द्वारा गर्म होने लगता है, ठीक। फिर इस पानी को यहाँ से एक बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक है। बॉयलर मतलब जहाँ पर पानी में जो वेपर बन रही है उस वेपर के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, वेपर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। भाई गर्म पानी हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उसमें भाप बन रही है, तो उस भाप को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसके प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। फिर उस मेंटेन प्रेशर वाली भाप से, उस वेपर से जो है टरबाइन को रोटेट किया जाता है। इस तरह से एक ट्यूब जो है वो टरबाइन के ब्लेड्स पर वेपर को जो है वो हिट करती है या वेपर को छोड़ती है, जिससे कि ब्लेड क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। भाई बिजली हम कैसे बनाते हैं,
बिजली हम या तो जैसे विंड टरबाइन से बनती पवन चक्कियों से, तो उसमें हवा क्या करती है, उनको घुमाती है, ठीक है। वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वेपर कर रहा है, ठीक। अगर हम डैम बनाते हैं जहाँ पर बिजली बनती है, तो वहाँ पर इन ब्लेड को कौन घुमाता है, पानी घुमाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन टरबाइन के ब्लेड को कौन घुमा रहा है, वेपर घुमा रही है। वो वेपर कैसे बन रही है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा से ये पानी गर्म हो रहा है, और पानी गर्म होने से भाप बन रही है। भाप से ये टरबाइन का जो ब्लेड है ये घूम रहा है, और इस ब्लेड के साथ ये अंदर उसका जो भी कॉपर कॉइल और मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर, टरबाइन के अंदर, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर का कॉइल को रोटेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फाइनली फ्लक्स जो है वो जनरेट होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होने लगती है, ठीक। अब वो कैसा होता है, क्या होता है, वो हमको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि नाभिकीय जो संयंत्र है उसके अंदर श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है, और उस भाप से टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे कि बिजली बनती है, ठीक है। अब इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कंट्रोल रॉड्स भी होती है। भाई हो सकता है कभी कभी रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो अनियंत्रित हो जाए, तो भाई पूरे जो आपका रिएक्टर है उसमें ब्लास्ट हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए मान लो जब हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन तेजी से हो रही है, तो इन रॉड्स को इस तरह से इन फ्यूल्स के बीच में कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इस फ्यूल वाली रॉड तक नहीं पहुंच पाते। ये फ्यूल वाली रॉड है और ये कंट्रोल रॉड है, तो कंट्रोल रॉड जब बीच में आ जाती है तो न्यूट्रॉन्स फ्यूल वाली रॉड तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इस वजह से जो है रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है और रुक जाती है। फिर जब हमें उसे वापस शुरू करना हो तो रॉड्स को वापस ऊपर कर लिया जाता है। इस तरह से उस रिएक्टर के अंदर जो है रॉड आपका जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल में रखते हुए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो ये भी लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्र में जो भी चीज़ें होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। फाइन स्टूडेंट, ठीक। अब जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है।